यूट्यूब चैनल श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। यह वीडियो संसाधनों के संरक्षण जिसमें प्राकृतिक वनस्पति जो अपने सिलेबस में है उससे संदर्भ में है, यानी नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति जो है जिसमें अपन देखें तो प्राकृतिक वनस्पति यानी नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल यानी प्राकृतिक यानी प्रकृति द्वारा स्वतः जो विकसित होती हैं उस वनस्पति को सामान्यतः अपन क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति का संरक्षण बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना प्राकृतिक वनस्पति के किसी अन्य दूसरे जो जीव हैं उसकी कल्पना सामान्यतः नहीं की जा सकती हैं। क्योंकि अपने जो गैस जो हैं यानी जिसमें मनुष्य जो लेते हैं प्राण वायु जिसको अपन गए हैं ऑक्सीजन, वो प्राकृतिक वनस्पति के द्वारा ही, जिसको अपन कह सकते हैं इसका ये फैक्ट्री है। यानी कहाँ बनती है ऑक्सीजन, तो पेड़ पौधों द्वारा बनाई जाती है, इसका और कोई अन्य स्रोत नहीं है। ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति का संरक्षण बहुत आवश्यक हो जाता है। तो प्राकृतिक वनस्पति एक प्रमुख स्थलीय संसाधन है। भौतिक दशाओं में स्वतः विकसित होने वाला पादप समुदाय प्राकृतिक वनस्पति कहलाता है, जिसमें पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास सम्मिलित हैं। ये पादप समुदाय विभिन्न आकार, स्वरूप एवं ऊंचाई वाले होते हैं। प्राकृतिक वनस्पति में वन एक महत्वपूर्ण संसाधन है। वन क्या है? एक महत्वपूर्ण संसाधन। जैसे ही प्राकृतिक वनस्पति का नाम लिया जाता है तो सामान्यतः सबके दिमाग में, अधिकतर लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ आती है, यानी पेड़ पौधे। लेकिन ऐसा नहीं है। प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत पेड़ पौधों के अलावा झाड़ियाँ भी आती हैं, घास भी सम्मिलित इसमें की जाती हैं, जो अन्य पादप समुदाय है वो। तो ऐसा अपने को ध्यान में रखना है। जिसमें वन जो है ये प्रमुख होते हैं, इसलिए वन जो है इसको यानी वृक्षों एवं झाड़ियों से आवृत वन किसे कहते हैं, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। प्राकृतिक वनस्पति अपन देख रहे हैं तो वन किसे कहते हैं, यानी वन क्या होता है, तो वृक्षों एवं झाड़ियों से आवृत बड़े भूभाग को वन कहते हैं। इस प्रकार की वनस्पति में वृक्षों की प्रधानता होती है। वन उस प्रदेश की स्थलाकृति, जलवायु और मिट्टी से घनिष्ठ रूप से अंतर संबंधित होते हैं। यानी वन जो है किसी भी क्षेत्र में वहाँ की जो स्थलाकृति कैसी है, उस स्थलाकृति और वहाँ की जो जलवायु है और वहाँ की जो पोषण प्रदान करने वाली जो मिट्टी है, उस मिट्टी के ऊपर ये निर्भर करते हैं। अब है वनों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट जो है यानी इसमें अपन देखें, ठीक है, तो ये जो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो इसमें सामान्यतः वन किसी देश की अमूल्य संपत्ति हैं, जिस पर न केवल उसकी जलवायु प्रभावित होती हैं वरन उद्योगों के लिए कच्चा माल भी, उद्योगों के लिए कच्चा माल जो है वो भी वनों से प्राप्त होता है। वनों के संरक्षण हेतु सभी देशों में अधिनियम बनाकर वृक्षों को काटा जाना निषेध घोषित किया गया है या अधिकतर देशों में, और वृक्षों की रोगों और कीड़ों से रोकथाम करने के लिए उन पर कीटनाशक औषधियों को छिड़का जाता है। वन्य जीवों को जो पौधों के विकास और उनके हरे भरे रहने पर अंकुश लगाते हैं या मार देना वांछनीय माना जाता है। स्थानांतरण, कृषि पर नियंत्रण लगाकर अस्थायी खेती के लिए आदिवासियों को
प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सड़कों, रेल मार्गों, नहरों और तालाबों के किनारे वृक्ष लगाना चाहिए या वनस्पति को विकसित किया जाना चाहिए। समुद्री डेल्टाओं तथा पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण द्वारा नष्ट हुए वनों को फिर से पनपाया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ इमारती एवं ईंधन की लकड़ी के लिए वनों का पूर्ण कटाई पर भी कठोर नियंत्रण रखना आवश्यक है। अतः पिछले कई शताब्दियों में जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ मानव द्वारा वनों को कटाई अधिक मात्रा में की जा रही है। मानव द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संरक्षणों ने मानवीय एवं अन्य जो जंतु हैं वो और वनस्पति जगत के सहजीवी संतुलन और संरक्षण पर बल देना आरंभ कर दिया है। मनुष्य कितना भी भौतिक प्रवृत्ति का क्यों न हो जाए, फिर भी उनके मस्तिष्क में स्वस्थ एवं संतुलित पर्यावरण की कल्पना रहती है, जिसमें वह निरंतर संलग्न रहता है। पृथ्वी तल पर किसी भी राजनीतिक प्रदेश के लिए वन संपदा का संरक्षण आवश्यक हो जाता है। सामान्यतः वन संरक्षण के लिए निम्न उपाय अपनाए जा सकते हैं। नंबर 1, जिसमें कौन कौन से अपनाए जा सकते हैं, तो पहला जो है वो क्या है, जिसमें वनों की पोषणीय सीमा तक कटाई, यानी इसमें क्या है, तो वनों की पोषणीय सीमा तक कटाई जो है, जैसे इसमें प्रत्येक प्राकृतिक संसाधन के दोहन की एक सीमा होती है, जिससे पोषणीय या जीवन धारणीय सीमा या सस्टेनेबल लिमिट्स कहते हैं। मनुष्य के विवेकपूर्ण दोहन द्वारा वनों का दोहन उसी सीमा तक किया जाए जिस सीमा तक उनका पुनर्भरण हो सके, अर्थात वन काटने और वृक्षारोपण की दरों में अनुपात एक समान होना चाहिए। यानी जितने पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं उतने ही पेड़ पौधे वापस लग जाएंगे, तो वो संतुलन बना रहेगा। लगाए गए वृक्षों का उस सीमा तक दोहन आरंभ न हो जब तक वे पूर्ण परिपक्व न हो। दूसरा जो बिंदु है, जिसमें वनाग्नि से सुरक्षा। वनाग्नि से जो सुरक्षा है, यानी अधिकांश प्राकृतिक वनस्पति का विनाश वनाग्नि से भी होता है, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा और कृत्रिम यानी हो सकती है, और प्राकृतिक भी वनाग्नि, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं कि जंगलों में लगती हैं, तो उससे वनाग्नि से रोक करके वनों को या वृक्षों को इनका संरक्षण किया जा सकता है। तो वृक्षों की आग से सुरक्षा की जानी चाहिए। यूएसए में 1955 से 1964 के दौरान वन अग्नि से 10 लाख हेक्टेयर वन नष्ट हो गए। अतः कैंप फायर, शिखर आग तथा माचिस आग से सुरक्षा की जानी चाहिए। तीसरा बिंदु क्या है, वनों का हानिकारक कीटों से रक्षा। वनों का हानिकारक कीटों से रक्षा कैसे की जा सकती है, जिससे क्या होगा, वनों का संरक्षण हो सकता है। जैसे मनुष्य के अतिरिक्त जीवों से वनों को अनेक हानिकारक कीट नष्ट करते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त जीवों में वनों को अनेक कीट
हानिकारक जो कीट होते हैं नष्ट करते हैं, इनमें क्या है, दीमक, सुंडी, झिंगुर, गुबरेला आदि प्रमुख हैं। गुबरेला इन कीटों को जैविक नियंत्रण विधियों द्वारा नष्ट किया जाना चाहिए। कीट प्रभावित वृक्ष शीघ्र सूख जाते हैं, अतः अन्य वृक्षों में इसके कीटाणु विसरण होने से पूर्व ही ऐसे वृक्षों को हटा देना चाहिए। एक सीमा तक कीटनाशक दवाइयों द्वारा भी कीट नियंत्रण किया जा सकता है। चौथा बिंदु है, यानी चौथा जो बिंदु है आपको ये ध्यान से देखना है, चयनात्मक कटाई की जानी चाहिए। यानी जैसे वनों में क्या है, अपने को कौन सा एक किसी इमारती लकड़ी के लिए, ईंधन के लिए किसी सूखे पेड़ को काटना है या जो आवश्यक पेड़ है उसको काटना है, तो उसके आसपास जो भी पेड़ होते हैं सबसे पहले उनको काट दिया जाता है और उसके बाद में जो अपनी आवश्यकता का जो पेड़ या होता है उसे काटा जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी जो पेड़ चाहिए उसी पेड़ की कटाई की जानी है, चयनात्मक की जानी चाहिए, ताकि दूसरी जो पेड़ पौधे हैं उनको उससे क्षति उस समय ना हो। तो यानी चयनात्मक कटाई की जानी चाहिए। जैसे उन्हीं वृक्षों की कटाई की जाए जिनका वास्तव में मांग हो। संपूर्ण वृक्ष को काटने के बजाय उसकी शाखाएं काटी जाए ताकि पारिस्थितिकी संतुलन एकाएक विकृत न हो। पांचवा बिंदु है, ईंधन के लिए वनोन्मूलन नहीं किया जावे, वरन अन्य वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराए जाए। यानी जैसे सामान्यतः के अधिकांश जो लोग हैं गरीब तबके के, वो क्या है, भोजन को बनाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग करते हैं। तो ईंधन के लिए लकड़ी का प्रयोग करेंगे तो वो सामान्य सी बात है कि यानी वो वनों की कटाई करेंगे। तो वनों की कटाई करेंगे तो वनों का ह्रास होगा, अर्थात उनके लिए वैकल्पिक जो ईंधन है उनका उपयोग उनको बताया जाए ताकि वनों की कम से कम हानि हो। छठा बिंदु है, घरेलू उपयोग हेतु इमारती लकड़ी के स्थान पर कुछ वैकल्पिक वस्तुओं का निर्माण किया जाना चाहिए। यानी जैसे सामान्यतः क्या है, कोई भी आवास या इमारत खड़ी की जाती हैं तो लकड़ी के दरवाजे, खिड़कियां या अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो इसके स्थान पर अन्य जो प्लास्टिक हैं, लोहा है, अन्य जो वैकल्पिक जो सीमेंट है, पत्थर है, उनका इस्तेमाल करके यानी जो जहाँ तक हो सके वो किया जाना चाहिए ताकि वनों को इससे सुरक्षा प्रदान की जा सके। पुनः नवीकरण को वास्तविक विधि से विकसित किया जाना जाए। ऐसे वृक्ष लगाए जाए जो बहुउद्देशीय व शीघ्र बढ़ने वाले हो। बहुउद्देशीय वृक्षों के अंतर्गत बागवानी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अगला बिंदु है, पारिस्थितिकी के अनुकूल दशाओं वाले वृक्षों को उगाया जाए ताकि इनकी जीवित प्रतिशतता सर्वाधिक हो। नवा बिंदु है, वनों के लाभ एवं हानियों के बारे में जन चेतना फैलाई जानी चाहिए। यानी ये जो बिंदु है सबसे महत्वपूर्ण है। यानी ये हो जाएगा तो अधिकांश जो समस्याएं हैं जो वनों के ह्रास की, वो सामान्यतः बहुत कारगर सिद्ध होगी। यानी वन जो है वो इसका विनाश इतना नहीं हो पाएगा। सामान्य जागरूकता फैलाई जाए, अधिकाधिक लोगों को प्रोत्साहित किया जाए
कि वो वनों को लगावे, यानी पेड़ पौधे लगावे अपने घरों के आसपास भी, या फसल यानी खेतों की बाढ़ के रूप में, यानी वो मेड़ पर भी लगाए जा सकते हैं, सड़क एवं नहरों के किनारे भी लगाए जा सकते हैं। राष्ट्रीय अगला जो बिंदु है वनों के लाभ एवं हानियों के बारे में जन चेतना फैलाई जाए, ये बिंदु हो गया है। अगला जो 10वां जो बिंदु है, सामाजिक वानिकी व कृषि वानिकी जैसी योजनाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके द्वारा भी वनों के संरक्षण को प्रदान किया जा सकता है, यानी ये भी कारगर हो सकती हैं। अगला जो 11वां बिंदु है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुरूप वन विकास किया जाए। अंतिम बिंदु है, वन संरक्षण से संबंधित नियमों का कठोरता से पालन किया जाए। ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, क्योंकि नियम सरकार बहुत सारे बनाती हैं, लेकिन उनको कड़ाई से लागू नहीं करती हैं। अतः इसी दिशा में सामान्यतः क्या है, लोग समझते हैं कि नियम तो है लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, अर्थात वो क्या है, वनों को हानि पहुंचाते रहते हैं। अर्थात कड़ाई से नियमों का पालन किया जाए तो वन संरक्षण आसानी से किया जा सकता है। अतः निष्कर्ष रूप में अपन देखें तो उपरोक्त उपायों के साथ ही बड़े बांधों एवं बहुउद्देशीय योजनाओं का क्रियान्वयन करते समय वन संसाधनों की महत्ता को मद्देनजर रखा जाए, तथा जैसे चिपको आंदोलन, नर्मदा आंदोलन तथा राजस्थान के जोधपुर जिले की अमृता देवी द्वारा चलाया गया रक्षात्मक आंदोलन को भी जन समर्थन मिलना चाहिए। इन आंदोलन के तहत वृहद स्तर पर वनों को बचाया गया है। अर्थात ये आपने देखा है। धन्यवाद। आपने ये जो PDF आपको पहले भेज दी गई हैं, जहाँ तक आशा है आपने इस PDF के जो नोट्स हैं इनको आपने उतारा होगा अपने नोटबुक में। नहीं उतारा है तो अब भी आपके पास समय है, आपको व्हाट्सएप मैसेज पे सेंड किया गया है। अतः इनको उतार ले अपने नोटबुक में, और इस वीडियो को आराम से जब भी समय आपको मिले आसानी से समय का सदुपयोग करते हुए इस वीडियो को देख लेना है, बार बार देखना है। धन्यवाद।